करंट अफेयर्स है 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का है। लगभग 40-45 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। और इससे पहले वाले करंट अफेयर्स का 1 जुलाई का सेकंड पीडीएफ है। पहला वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा वाला तो हर हफ्ते का हम लोग करंट अफेयर्स सिखाते हैं। चलिए फटाफट चलेंगे, थोड़ा सा करेंगे, स्पीड तेज रहेगी, ठीक है। Which city was the ranked first in India in the EIU Global Livability Index 2022? EIU Global Livability Index 2022 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर था? अब देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स वाले सवाल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रैंकिंग वाले सवाल है। एक रैंक पूछी जाती है और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सी संस्था ने इसको लॉन्च किया, ये कौन संस्था जो है इसको रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे EIU है वो रहेगा, ठीक है। 2-3 चीजें रहती हैं, एक हाँ भी बताते हैं सबको। तीसरा क्या है कि पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से पैरामीटर पे होता है। खासकर जो पुराने जो इंडेक्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के इंडेक्स होते हैं, उसके ऊपर ये सवाल पूछा जाता है कि किस किस पैरामीटर के ऊपर ये रखा गया है। तो 2-3 चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। कुछ आपके नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे, रैंक पूछ लेंगे, कुछ आपका संस्था पूछ लेंगे, और थोड़ा सा अगर गहराई में जाएगा तो पुराना कोई पैरामीटर और पुराना कोई इंडेक्स होगा तो उसे पैरामीटर पूछ लेगा। ये आपको देखना है। तो ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसमें हम यहाँ पर 2 चीज़ देखेंगे इसके अंदर। इसमें जो है वो है न्यू दिल्ली में ये है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट। EIU का मतलब है यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि इसने ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 किया, जिसमें रैंक 173 सिटीज की रैंक किया गया। इंडिया की कुछ 5 सिटीज इसके अंदर थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर। और दिल्ली इसके अंदर बेस्ट 140 पे था, बाकी उसके बाद में आई हैं। लिविबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिविबिलिटी का मतलब होता है रहने लायक रैंक। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके और डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आएगा कि भाई किस पैरामीटर के ऊपर बनाया गया। तो आपका आता है कई वैसे तो पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, इसमें देखना पड़ेगा, लेकिन अमूमन इसमें क्या होगा, आपका पॉल्यूशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर क्वालिटी क्या है, डेंसिटी कितनी होती है, कितनी अवेलेबिलिटी है, ड्रेनेज क्या है, ये जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। कोई सिटीज का है, लिविबिलिटी है, रहने लायक योग्य है, उसके ऊपर आएगा इसके। बिल्कुल, अगर बाकी शहरों से कंपेयर करेंगे तो इंडिया की आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या बताना चाहता हूं आपको मैं, कि 3-4 चीजें हमें ध्यान देनी है। पहला, अगर कोई पुराना नया सा कुछ है या बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है तो रैंक पूछ लेगा, ज़्यादा हुआ तो वो संस्था पूछ लेगा, और तीसरा अगर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो आपको पैरामीटर पूछ लेगा कि किस पैरामीटर के ऊपर ये आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। EIU, हाँ, पैरामीटर संस्था है, रैंक है, पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इंडिया रिकॉर्डेड इज फास्टेस्ट ग्रोथ इन 11 ईयर्स इन सर्विस इंडस्ट्री इन विच मंथ? भारत ने सेवा उद्योग में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि किस महीने में दर्ज की है? अब देखिए यहां पर 2-3 चीजें। पहली बात, ये जो क्वेश्चन जुलाई में बना है, इसकी रेलेवेंस आप जब एग्जाम दोगे नहीं रह जाएगी। पहली चीज ये, क्योंकि ये मंथ पूछ रहा है, हो सकता है अब 1 साल बाद आप पेपर दोगे तो क्या, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है, तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे जब आपका एग्जाम अगले साल जून में हो, वो आपसे पूछ ले कि पिछले 1 साल के अंदर किस महीने में सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है, ठीक है। तो ये आपको जैसा कि यहाँ पर जो है आंसर इसका है डी है, जून 2022 में। तो भारत में सेवा उद्योग में 11 वर्षों में सबसे तेज वृद्धि जो है वो जून 2022 में देखने को मिली है। अच्छा, अब क्या है सर्विस इंडस्ट्री। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स का सवाल है। इकोनॉमिक्स में आपसे पूछ सकता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसमें क्या फर्क होता है, ये बेसिक जो इकोनॉमिक्स का सवाल है, ठीक है। फिर इनके ऊपर आपका इंडिया का जीडीपी कितना है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सर्विस सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे जुड़े हुए सवाल है ये, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ, बार बार मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ, देखिए हम लोग वनडे एग्जाम के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज में जो पेपर में खबर आती है वो तो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन खबर के पीछे की जो खबर होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जीएस क्या होगा वो पूछा आएगा आपसे, तो
तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जीएस और जीएस से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना हम लोगों को होता है, तब आपका एक सिविल सर्विसेज की तैयारी पूरी ढंग से होगी। क्योंकि वनडे एग्जाम में क्या होता है, सिंपल पूछ लेता है भैया जून का महीना है, जुलाई का महीना, जरूरी नहीं ये सवाल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। यही फर्क समझने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो अच्छा ये अभी इसको भी आप नोट करोगे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आप उस साल मतलब उस टाइम पर जो एक साल का जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया होगा उसमें क्या रिपोर्ट आई होगी, उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, तो आप डेटा वहां से उस समय ले लोगे, ठीक है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, अगर मैं पूछ सर्विस सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर में ये होगा सर, सेवा जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, ठीक है, ठीक है। फील्ड मेडल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द एफर्ट विद विच फील्ड। फील्ड मेडल एक ये अवार्ड है, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पढ़ा कभी? ये मैथमेटिक्स फील्ड है, जो मैथ्स की फील्ड है उसका सबसे बड़ा ये अवार्ड है, फील्ड मेडल है ये, ठीक है। फील्ड मेडल, हाँ, जैसे नोबेल प्राइज होता है वैसे फील्ड मेडल इज आल्सो डिस्क्राइब एज द नोबेल प्राइज इन द मैथमेटिक्स। जो नोबेल प्राइज तो पता ना किस अलग अलग फील्ड में, इकोनॉमिक्स में, पीस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, मेडिसिन में दिया जाता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, लेकिन तो उसकी तरह से 2002 में एक अवार्ड बनाया गया जिसको हम फील्ड मेडल कहते हैं, ठीक है। और कई बार अभी 2-3 साल पहले एक इंडियन था, अमेरिकन इंडियन था, उसको जीता था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था सवाल ये एग्जाम के लिए, क्योंकि कोई इंडियन जीत रहा है, भले ही वो अमेरिकन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फील्ड मेडल अभी आया है, तो इसमें जो है वो स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई, जो है मेथड मारियान विज़ावोस्का हु वर्क स्विट्जरलैंड वाज नेम्ड एज वन ऑफ द 4 रेसिपिएंट ऑफ द 2022 फील्ड मेडल, ठीक है। 4 लोगों को मिला, इसमें से एक ये है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, Which state topped the ranking index for the implementation of the National Food Security Act (NFSA)? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के कार्यान्वयन में के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? अब देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्री के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है, यानी कि GS3 आता है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि प्री कैसे क्या है, रैंकिंग रखते हैं कि रैंकिंग इसकी क्या है। तो सबसे टॉप कौन कर रहा है रैंक इसमें आपका वगैरह उड़ीसा कर रहा है, ठीक है। उड़ीसा जो है, जो यूनियन फूड मिनिस्टर पीयूष गोयल रिलीज द फर्स्ट स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को इंप्लीमेंट करने में सबसे टॉप लेवल पे रहा वो उड़ीसा रहा। ये तो बन गया प्री वाला सवाल, आ गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब 3 पैरामीटर्स की बात करते हो, 3 मैंने कहा आपसे बोला कि पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चूंकि फूड सिक्योरिटी वाला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये देख रहा है। द स्टेट्स एंड यूनिटीज आर रैंक्ड बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स फॉर द ईयर ऑफ 2022 अमंग द बेस्ट 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उड़ीसा टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आया है। तो आपको ध्यान रखो कि यूपी से जुड़ा हुआ अगर आ गया कोई रैंकिंग तो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट आपका जो उड़ीसा है, सेकंड पे यूपी है, ठीक है, वाइल गोवा एट द लास्ट, गोवा का स्थिति लास्ट में है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और देखते हैं कि थोड़ा सा इससे थोड़ा जुड़ा हुआ आता है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट होता क्या है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका हमेशा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या करता है, पहले समझते हैं कि करता क्या है। नाम पढ़ा आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट जो करता है वो कवरेज देता है, कवर करता है कितने लोगों, लगभग 75% रूरल पॉपुलेशन को, यानी ग्रामीण पॉपुलेशन को, और 50% जो शहरी पॉपुलेशन है उसको एक सब्सिडाइज फूड देता है, यानी कि सस्ते दरों में आपको वो राशन देता है, ठीक है, अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS। समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं इस बात को, क्योंकि इससे जुड़े कई चीजें आएंगी। पहला तो करंट अफेयर्स आ गया कि भैया रैंक उड़ीसा नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है, ठीक है, चलिए हटाइए उसको। फिर हम जब नेशनल फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया ये लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्र को और 50% शहरी आबादी को वो कवरेज दे रहा है। किस, ये टारगेटेड पब्लिक टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो आपका राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड के माध्यम से जो आपको अनाज मिलता है वो आपका PDS सिस्टम कहते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS,
इसके माध्यम से आपको मिलता ही है, ठीक है। अच्छा, जो कि लगभग 2/3 पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। जो मोदी जी वगैरह ने जो कोरोना के टाइम पर राशन पानी बांटा, वो लगभग इसी चीज को कवर कर रहा था वो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इस अगर हो सकता है तो मेंस में आपसे पूछेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि इसी से जुड़ा एक चीज और है, वो है अंत्योदय योजना, ठीक है। अब सवाल पूछेगा कि भाई अंत्योदय योजना क्या चीज है, तो अंत्योदय योजना जो है, अन्य योजना जो AAY हम कहते हैं, वो गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों से भी गरीब जो लोग हैं उन्हें देता है लगभग 35 किलो राशन। कितना? 35 kg। और जो ऊपर वाले में देता है वो लगभग 5 kg देता है गरीब लोगों को। दो वर्ग है ना, गरीब और अति गरीब, गरीब और अति गरीब, ठीक है। तो जो गरीब होगा, ठीक है, उसको 5 किलो दे दिया, थोड़ा बहुत जो भी उनका सिस्टम बनता होगा। लेकिन जो अति गरीब है, मतलब जो बिल्कुल खरीद नहीं पा रहा है, तो 35 किलो का अनाज देने की प्रावधान ये अंत्योदय योजना में रखा गया है। ऊपर वाला पीडीएस सिस्टम के तहत होता है और दूसरा अंत्योदय योजना के तहत होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से जुड़ा हुआ एक सवाल आता है आपका कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये मेंस का सवाल आपका, इससे फायदे क्या है, नुकसान क्या है, समझ रहे हो मैं बता। यही इसलिए कहता करेक्ट होकर पढ़ाई करनी है कि वन नेशन 1 राशन कार्ड में सरकार ने बनाया, लेकिन नुकसान इसका एक हिस्सा हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि हर स्टेट के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पॉपुलेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती देने। अब मान लो बिहार का व्यक्ति यूपी में आ जाता है, राशन की डिमांड करता है, अब मान लो यूपी अपने ही लोगों को नहीं दे पा रहा है, तो कैसे वो होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। अब एक सवाल और आएगा जो मैंने इसे पढ़ना नहीं है लेकिन समझने के लिए लिखा मैंने, कि सेलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, बस मैं डाल दिया इसके अंदर, आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। GS3 में मेंस में आपसे सवाल पूछेगा ये कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेलेंट फीचर्स बताइए, यानी कि मुख्य बातें बताइए। सिंपल क्वेश्चन आएगा। एक्ट है ना, मैंने कहा एक्ट, बिल, ड्राफ्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए। लोग GS3 अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं होती है बिल और एक्ट पढ़ने की। वो करंट अफेयर्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन सरकारी बिल नहीं पढ़ते हैं, एक्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन GS3 में आपको यही आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में सेलेंट फीचर्स क्या है, तो आपने कहा कि कवरेज एंड एंटाइटलमेंट और टारगेटेड पब्लिसिटी पीडीएस के माध्यम से जो हमने कहा 5 किलो पर पर्सन और 35 किलो पर हाउस होल्ड जो है वो हम राशन देंगे। स्टेट वाइज कवरेज होगा, सब्सिडाइज प्राइस अंडर TPDS एंड द रिवीजन, फिर आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड, न्यूट्रिशन सपोर्ट टू वुमेन, मैटरनिटी, और ये सब आ जाएगा। मतलब पॉइंट मैंने लिख दिया, समझाने के पर्पज से मैंने आपको कर दिया। जब आपको PDF मिलेगी आप देख लेना, ठीक है। तो प्री में समझ में आ गया, मेन समझ में आ गया, ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत, इसको भी बाद में डिटेल पढ़ लेंगे। मैं आपको जस्ट जुड़ा हुआ है इससे बता दिया मैंने आपको कि इस तरह की चीजें आती हैं और आपको इस तरह के आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड विच वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जिसकी हाल में घोषणा की गई है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के से जुड़े हुए हैं। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंसेस द सेटिंग अप ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स एक्सेलेंस, ठीक है। ये रहेगा इसके अंदर। चलिए, ये प्री वाला क्वेश्चन था ये। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज कंप्लीटेड, इट हैज हैंड ओवर टू विच कंपनी। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसका निजीकरण हो रहा है, किसका, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का। तो ये तो प्री का सवाल आ गया। एक तो पहला सवाल तो ये आ गया कि भाई नीलांचल इस्पात निगम जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो किसको हैंडओवर किया जा रहा है। तो पहला तो ये समझ, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा आपका टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है होती है ना, उसको दिया जा रहा है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा स्टील्स लॉन्ग प्रोडक्ट्स TSLP, उसको दिया गया है ये, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ मेन से टॉपिक आ जाएगा आपका कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक समझिए कि कोई कंपनी सरकारी है या नहीं है, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो 50% सरकार के पास है कि नहीं है, 50%, ठीक है। अगर 50% शेयर्स सरकार के पास हो, सरकारी कंपनी हो गई, नहीं है तो नहीं हो जाएगी।
कुछ कंपनी में सरकार का हिस्सेदारी होती है। देखिए, मान लीजिए सरकार ने किसी कंपनी में 20% की हिस्सेदारी ले ली, तो क्या सरकारी कंपनी हो जाएगी क्या? ये नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि 50% जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक जो बोर्ड मीटिंग होती है या जो फैसला लेने की बारी आती है, वहां पर सरकार अपनी नीति लागू नहीं कर पाएगी। जैसे मान लो पेंशन की नीति लागू करनी है, रिजर्वेशन की नीति लागू करनी है, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिसके पर 50% शेयर्स होंगे वही तो जो उसकी तो बात मानी जाएगी ना, ठीक है। तो कुछ कंपनीज में सरकार का इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट हो गया, सरकार ने भाई 10-20% इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन नीति लागू नहीं कर पाएगा, ठीक है। बोर्ड मीटिंग में कुछ बोल सकते हैं लेकिन लागू नहीं कर सकते, सरकारी कंपनी नहीं मानी जाएगी वो। लेकिन जहां पर 50% होगी वहां पर लागू मतलब कर देगा। अब जैसे हाल फिलहाल में बात हो रही है बैंकिंग सेक्टर की, कि बैंक जो है सरकार कह रही है, बल्कि एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि SBI को छोड़कर सभी बैंकों को निजीकरण कर देना चाहिए। ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, मतलब कि सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम कर देनी चाहिए। अब वो कम करने मतलब जीरो करना नहीं होती है, हो सकता है कि 20% कर दें, 50 से घटाकर 20% कर दें या 30% कर दें। फायदे क्या है? देखिए, वैसे ये डिटेल में पढ़ने वाला है, लेकिन मैं बता देता हूं जो उन्होंने बोला, कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि चूंकि NPA बहुत ज्यादा हो रहा है, चूंकि NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बहुत बढ़ गया है, यानी कि ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी आसान भाषा में बैंकों ने जिनको लोन दिया वो वहां से कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। ये एग्जाम में सवाल आएगा कि 3 महीने के अंदर अगर किसी की किस्त नहीं आ रही है, 3 महीने 6 महीने होता है, उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वहां से कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा है तो NPA में चला जाता है। विजय माल्या आम आदमी नहीं होता है। अब विजय माल्या से प्रॉब्लम क्या होती है? ये बड़े बिजनेसमैन है, ये पैसा बहुत लेके जाते हैं। छोटे बिजनेसमैन भाई कितना ले लेगा भाई? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। लेकिन जब आप इनको देखोगे बड़े बिजनेसमैनों के, तो वो वहां हजारों करोड़ में डील हो रही है। अब NPA बढ़ने का मतलब क्या है कि बैंक का पैसा गया, बैंक के पास पैसा कम हो गया, बैंक के पास पैसा कम हो गया तो वो खुद इन्वेस्ट कहीं नहीं कर पा रहा, रिटर्न नहीं ला पा रहा है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर दिया था तो एक बात और बोला है कि NPA बहुत बढ़ गया है। वैसे प्राइवेट बैंकों में भी NPA है, ऐसा नहीं है कि NPA नहीं है, लेकिन जब कंपेयर किया गया तो सरकारी बैंकों ने ज्यादा NPA किया, प्राइवेट बैंक ने भी किया, लेकिन प्राइवेट बैंक थोड़ा सा बचे हैं, ज्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कंपैरिजन में। दूसरा क्या है कि उन्होंने बोला कि जो रिटर्न्स आ रहे हैं उस पर खर्चा बहुत ज्यादा है। जैसा कि सरकारी बैंक अगर 1 रुपया कमाता है तो 10 रुपया लगा रहा है, मतलब 10 रुपया लगाएगा तब 1 रुपया कमाएगा, लेकिन प्राइवेट बैंक 2 रुपया लगा के 1 रुपया कमा लेंगे। इस तरह का बोला है कि जो रिटर्न है, रिटर्न ROI जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो बहुत अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना इन्वेस्ट किया उससे रिटर्न, तो उनका मैनेजमेंट बेहतर है। ये उनकी दलील है कमेटी की। सरकार मानेगी नहीं मानेगी वक्त बताएगा, लेकिन मुझे जहां तक मुझे लगता है सरकार मूड में है प्राइवेटाइजेशन कर देने के लिए। अब इसके नुकसान कैसे होंगे सवाल आएगा। नुकसान कई तरीके से हो सकते हैं। पहले बात है नेशनलाइजेशन हुआ ही क्यों था, राष्ट्रीयकरण हुआ ही क्यों बैंक का? तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इकोनॉमिक्स से सवाल आ गया कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 2 बार राष्ट्रीयकरण 1980 और 1968 वगैरह में, ठीक, 2 बार हुआ। राष्ट्रीयकरण का जो मेन मकसद था वो ये था कि जो पहले देश की आज़ादी से पहले जो बैंक थे वो प्राइवेट ऐसे महाजन टाइप के थे, संस्थाएं जिनकी थी, 25 लोग 25-20 महाजन मिल गए और उन्होंने कहा कि हम बैंक खोलेंगे। अब ये उन्हीं को लोन देते थे जिससे इनको लगता था कि रिटर्न्स हो जाएंगे, वापस हो जाएगा, अपने लोगों को अपने हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। अब सरकार को तो नीति लागू करनी है कि किसानों को लोन मिलना चाहिए, ग्रामीण औरतों को लोन मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक बैंक उस लेवल तक अंदर तक नहीं पहुंचेगा तो मतलब क्या रह जाएगा, विकास कैसे हो पाएगा भाई? गांव का बंदे को अगर बैंक से नहीं जुड़ेगा तो वो कभी बैंक के पास लोन लेने आएगा नहीं, वो जाएगा महाजन के पास और वहां पर उसको शोषण होगा। तो सरकार कैसे इस करेगा? और सरकार बिना बैंक से जुड़े, आप मतलब कोई योजना देनी हो या कुछ करना हो तो क्या? तो मेन मकसद था कि सरकार अगर सरकार ने कहा कि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे, सरकार ने मतलब मन बनाया, लेकिन सरकार के पास कोई टूल ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है गाँव तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बैंक तो प्राइवेट हाथ में है। वो आपकी बात क्यों माने? सरकार ने, इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि नहीं,
बैंक पे, अगर हम गरीबी हटाओ की बात करते हैं तो पहले हमारे पास कुछ टूल तो होना चाहिए ना, कैसे हटाएंगे गरीबी। तो उसने बैंक को नेशनलाइज किया। अब सरकार बैंक को बोलती है कि ठीक है भाई, जो तुम लोन दे रहे हो उसमें से 25% लोन तुम महिलाओं को दोगे, 25% लोन जो दो वो एग्रीकल्चर क्रेडिट दोगे, 25% तुम बाकी बिजनेस बैंक को दोगे, छोटे बिजनेस बैंक को। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर बन जाता है, किसको कितना दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब जहां से तुम्हें रिटर्न लग रहा है वहीं दे दोगे, ठीक है। तो सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। मैं बार बार कहता हूं सरकार का काम एक समाजवादी सोच है। सरकार का काम है कि सबका जो है वो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना हो, वेलफेयर हो सके, प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब है कि इंप्लीमेंटेशन सही हो रहा है। क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे कंपनी हो, चाहे घर हो, अगर बजट गड़बड़ हो रहा है, पैसे का लेन देन गड़बड़ हो रहा है, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सब कुछ सही है। लेकिन कंपनी का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, उसका अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन सरकार का काम पैसा तो कमाना है ही, ठीक है, लेकिन उससे पहले सोशल वेलफेयर देना है, लोगों तक पहुंचे। इसलिए सरकारी जो आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, सरकारी स्कूल सस्ते होते हैं, कॉलेज सस्ते होते हैं। सरकार का मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, वहां से सबको मतलब हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, एक वर्ग अमीर का अमीर रह जाएगा, भाई गरीब रह जाएगी। तो ये रिकमेंडेशन कमेटी ने दी है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी अलग बात है, वो वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा आपको थोड़ा बता दिया है। इससे जुड़ा हुआ 3-4 चीजें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, या मेन से सवाल क्या हो गया, तो ये बात कर लेंगे, ठीक है। Who has become the first athlete from India to clock a sub-9-minute time in the women's 300 meter running event? महिलाओं की 300 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट का समय से भी कम समय पूरा करने वाली भारत की पहली एथलीट कौन है? एक एथलीट हैं जिन्होंने स्टीपल चेस का नाम सुना है? दौड़, स्टीपल चेस होता है, वैसे नाम इसका है स्टीपल चेस, घोड़ दौड़। मतलब स्टीपल का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़ा। लेकिन यहाँ पर इंसान भागता है, 3000 मीटर की दौड़ होती है, जिसके अंदर वो एक बहुत सारे बाधा होती हैं, वो कूदता है, पानी में भी गिरता है और दौड़ता है। मुश्किल रेस मानी जाती है, क्योंकि आपको दौड़ते दौड़ते चीज़ों पे चढ़ना भी होता है, कूदना भी होता है। तो उसमें एक भारत की महिला है पारुल चौधरी, इन्होंने 9 मिनट से भी कम समय में पहला रिकॉर्ड बनाया, जो क्योंकि इससे पहले 9 मिनट से नीचे कोई कर नहीं पा रहा था इंडियन, इन्होंने कर दिया ये, ठीक है। ये रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने, ठीक है। 8.5719 टाइमिंग इनकी है। वो नाम सुना आपने उसका, पान सिंह तोमर? तो स्टीपल चेस का ही वो रेसर था, वो पान सिंह तोमर। डाकू बन गया तो बाद में, ठीक है, वो एथलीट उसी का था, स्टीपल चेस का। ग्रीनको हैज साइंड एन MOU with which IIT to launch India's first dedicated school for sustainable science and technology. ग्रीनको ने स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए भारत का पहला समर्पित स्कूल शुरू करने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो वो है आपका IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद के साथ ग्रीनको एक कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? अक्षय ऊर्जा। दोबारा कह सकते हैं तो रिन्यूएबल, पहले तो सवाल आपका यही बन जाएगा, देखिए छोड़िए पहले कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो आपका इसमें आ जाएगा सोलर, विंड है, ठीक है, सोलर, विंड, टाइडल, पढ़ा नहीं हम लोगों ने, टाइडल, ये सब चीज आ जाएगी। अब ये पहला सवाल तो ये बन गया आपका कि अक्षय ऊर्जा कौन सी है। फिर आपको दूसरा सवाल यहाँ पे देखना है कि भाई ये बताओ कि ये जो है इससे कितना परसेंटेज जो है भारत सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्या हो गया? ठीक है, किया हुआ जल्द वो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, किसके अंदर है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेंगे कि सरकार का टारगेट क्या है, मतलब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है फ्यूचर के लिए क्या है। तो 3-4 चीजों में आपको मिल जाएगा कि क्योंकि ये ना आप अब जमाना है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। ऐसा कहा जा रहा है, कुछ आर्टिकल्स में आया है कि सरकार अगले 5 साल के बाद हो सकता है पेट्रोलियम में डील ना करे। सरकार की नीति है, खासकर अपने निजी खर्चे के लिए। हो सकता है वो बैटरी वाली गाड़ियों में इस्तेमाल करना शुरू करते, इस तरह करते हैं पेट्रोलियम के लिए। तो सरकार अगले 5 साल 10 साल का एक लेके चल रही है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी, उसमें बहुत इंडिया ने काम किया हुआ, सोलर एनर्जी के ऊपर काफी काम कर रही है। तो उसका टारगेट कितना है गवर्नमेंट का, 2030 के लिए कितना है, 2025 को, ये सवाल आता रहता है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है, और कोई योजना आ जाए इनसे जुड़ा हुआ तो देख लीजिएगा। तो अब इससे जुड़ा हुआ सस्टेनेबल की बात आ गई। पता है कि सतत विकास की बात करते हैं
तो सतत विकास जब जो हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं ये आपको पढ़ सकते हो, और सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, ये मेन से टॉपिक है। सस्टेनेबल ग्रोथ इसका मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल सतत विकास क्या होगा? सतत विकास गोल तो पता है हमें, यूनाइटेड नेशन ने दिए हुए हैं, ठीक है, ये तो आप करोगे। यूनाइटेड नेशन जो हमें सस्टेनेबल SDGs दी हुई हैं, ठीक है, इसके बारे में तो पढ़ोगे आप। लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ अगर मेंस में मैं पूछ लूं आपसे कि क्या होना चाहिए, क्या लिखोगे आप? सस्टेनेबल ग्रोथ। सिंपल सी बात है ना, ऐसी ग्रोथ जो लगातार हो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये किया और आपने कि भाई आपका पढ़ने का मन तो किया, तो एक दिन तो आपने बैठकर आपने 15 घंटे पढ़ लिए और बाकी दिन आप पढ़ी नहीं, तो कुछ दिन पढ़े ही नहीं, पढ़े भी तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लिया। ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब होता है कि एक सही रहे, साइकिल चले, ठीक है, सस्टेनेबल, सस्टेन कर जाए, लगातार होती रहे। आप इस जनरेशन के साथ साथ अगले जनरेशन के भी होने चाहिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद IGSS वेंचर फॉर द एस्टेब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमीकंडक्टर। अभी कोरोना हुआ था, कोरोना में सेमीकंडक्टर की सप्लाई है वो दिक्कत आ गई कोरोना के अंदर, और इसके चक्कर में भारत के, क्योंकि सेमीकंडक्टर का मतलब है जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसमें सब में सेमीकंडक्टर लगता है, ठीक है। तो पहले तो ये समझे सेमीकंडक्टर होता क्या है, साइंस का सवाल है, मतलब प्री का सवाल है, सेमीकंडक्टर होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि सेमीकंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई थी जो कोरोना में बाधित हुई, उससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। गाड़ियों की बुकिंग साल भर लेट हो गई, नई गाड़ियां लॉन्च नहीं हुई 2021 के अंदर, और आपका जो कार का मार्केट है वो कोलैप्स होता हो गया, ग्रोथ नहीं कर पाया, आपकी इंडस्ट्री सफर कर गई। अब सेमीकंडक्टर की सप्लाई मतलब हो नहीं पाई, तो इंडिया को लगा कि भाई हमें भी सेमीकंडक्टर हम खुद बनाना चाहिए, लेकिन इंडिया में अभी उस तादाद में सेमीकंडक्टर नहीं बन रहे हैं। अब उसकी क्या प्रॉब्लम है? सरकार ने कुछ निवेश किया है, प्लान किया है कि एक प्लान तैयार किया कि हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे। क्या वो पॉसिबल है? सरकार ने तो बोल दिया कि बनाएंगे, सरकार क्या बना पाएगी? इन्वेस्टमेंट तो उसके जुड़े हुए क्या प्रॉब्लम्स क्या आती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना आसान काम नहीं है। उसमें भी 2 तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक सेमीकंडक्टर जो ज़्यादा एडवांस वाले हैं और कुछ हैं जो नॉर्मल वाले हैं। तो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भाई एडवांस वाले के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है, उसके लिए जो इनपुट चाहिए होता है वो संभवतः अभी मौजूद नहीं है भारत के अंदर, ठीक है, अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट नहीं है, क्योंकि हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो नया सेमीकंडक्टर बनाना, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि शुरुआती पहले चरण में हम पहले उन सेमीकंडक्टर पर फोकस करें जो कि नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मोबाइल की हम बात करते हैं, तो एक समय तक कि हिंदुस्तान में मोबाइल नहीं बनना करते थे, सब कुछ चाइना से इंपोर्ट होता था, सब बोलते यार इंडिया में बनाएंगे दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर स्टेज बाय स्टेज देखा गया कि किस तरह से हम मोबाइल को बनाएंगे। तो पहले उन कंपोनेंट्स को बनाया गया जो बनाए जा सकते थे, तो पहले उस पर मास्टरी की, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के थोड़ा सा और उस पर वाले मास्टरी की। तो इसमें भी सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं कि हम लोग पहले जो है आसान वाले सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसे कर लेते हैं, और सेकेंड स्टेज में जब हो जाए तो हम जो है जो एडवांस वाला जिसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, मैन पावर अच्छी हाई क्वालिटी की मैन पावर चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरली जो सेक्टर था, जिसमें मैंने कहा था कि आपको AI भी यूज होता है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इज नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐसे बंदे चाहिए होंगे जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होंगे, आपके पास हो सकता है, इसमें नहीं है ऐसे मैन पावर, ठीक है। तो इसी तरह से तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद IGSS वेंचर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क। तो किसने किया है? इसने आपका तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने एक सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर के साथ डील की है, 25,000 करोड़ की तमिलनाडु में ये पार्क डालेंगे अगले 5 साल के अंदर, ठीक है। तो ये तो पहले जो मैंने बताया आपको, ये प्री का सवाल हो गया, तमिलनाडु में सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। ऐसे और भी पार्क इंडिया में बनाए जाने की योजना है, तो 1 साल के अंदर कहाँ योजना सेमीकंडक्टर पार्क होंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन आएगा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर? 2 टर्म है, कंडक्टर, हमने बचपन में पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब
कुचालक होता है, इंसुलेटर यानी कि जो बैड कंडक्टर, और इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं जो गुड कंडक्टर वाली इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें बिजली पास हो सकती है, सचालक, ठीक है, जिसमें से बिजली, सुचालक। तो सुचालक और कुचालक ये सुने ना, तो कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर, जिसमें बिजली पास नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे कि लकड़ी बिजली पास नहीं हो सकती। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि इसमें बिजली पास होती है, इसमें मेटल। कभी समझ में आ रहा है? कोई दो चीजें, एक से बिल्कुल बिजली पास नहीं हो रही है और एक से बिजली पास हो रही है। लेकिन दुनिया में हर चीज ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है, दुनिया में मैक्सिमम चीजें ग्रे होती हैं, और जो ग्रे है वही सफल है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा या बुरा, ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मिक्स हो वो ज्यादा वो सस्टेनेबल होगा, जो हर परिस्थिति में अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा सर्वाइव कर जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको लेके जा रहा हूँ। सेमीकंडक्टर भी वैसा ही है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की चीज है, ठीक है, जहां पर वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब वो उसकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि अपने में से करंट को पास कर देने की जो क्षमता है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो कभी वो इंसुलेटर की तरह काम करता है और कभी वो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो जब वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जहां पर हमें करंट बैलेंस चाहिए होगा, बैलेंस करंट, जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर, जहां पे बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है, कम करंट चाहिए होता है, जहां पे काम बहुत करंट करेगी तो फिर उड़ जाएगा ना सब कुछ, तो वहां पर सेमीकंडक्टर्स काम आते हैं कि एक लो टेम्परेचर के ऊपर, लो प्रेशर पे ये एक गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। वहां पे हम लोहा नहीं लगा सकते, एल्यूमिनियम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा करंट को। तो सेमीकंडक्टर्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्या ये मैंने बहुत बेसिक में समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। ये आपका है इंसुलेटर का गैप कितना बड़ा है और कंडक्टर का बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे बैड इतना गैप है, गुड बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये दोनों में क्या है, बैंड गैप कम है, तो टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाएगा ये चीज़ों के लिए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा ये? चलिए, तो मेन टॉपिक क्या है, देखिए अब देखिए, ये देखो पहले ये देखो, इंडिया, ये मैंने पेपर कटिंग डाली है कि इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो इन द सेमीकंडक्टर सेक्टर। जैसे मैंने कहा कि बेस में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, ठीक है। इंडिया वांट्स टू बी अ लीडर इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये है मेंस का टॉपिक, मेंस टॉपिक सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ पढ़ना है आपको। इसको मैं आपको दूंगा, आपको नोट्स दूंगा इसके डिटेल में। मैंने अभी जस्ट बता दिया कि जुड़ा हुआ क्या प्री है क्या मेंस है। वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर तरुण मजुमदार पास्ड अवे, इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म श्री अवार्ड। सवाल ये आएगा कि तरुण मजुमदार जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला वो किस फील्ड से संबंधित थे, सवाल ये आएगा, ठीक है। वो आपका फिल्म डायरेक्टर थे, मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए थे। सवाल इस तरह नहीं आएगा क्योंकि इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है। तरुण मजुमदार को तो पहला सवाल तो आ जाएगा कि तरुण मजुमदार जो हैं वो एक फिल्म डायरेक्टर थे, इंडस्ट्री जुड़े हुए थे। सवाल इससे जुड़ा हुआ आएगा, आपको 2-3 सवाल जो लगातार जीके के लेवल पे आते हैं। पहले तो समझिए कि भारत का सिर्फ, देखिए 2 तरह के अवार्ड होते हैं, 2 तरह के अवार्ड्स हैं। एक है आपका सिविलियन अवार्ड, सिविलियन अवार्ड यानी कि जो आम लोगों को दिया जाता है, और एक है आपका जो मिलिट्री अवार्ड होते हैं, ठीक है, मिलिट्री अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब मिलिट्री में भी 2 अवार्ड मिलते हैं आपको, एक है आपका वॉर के टाइम पर और एक है आपका पीस के टाइम पर। हम लोग मिलिट्री अवार्ड को गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं, गैलेंट्री, ठीक है। तो अच्छा, अब सिविलियन अवार्ड जो है इसमें सबसे टॉप लेवल पे कौन सा अवार्ड है, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न है, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी पद्म अवार्ड से आ जाते हैं, तो सबसे ऊपर हो गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। भारत रत्न, दिस इज भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, पद्म श्री, ठीक है। तो लोगों को अमूमन पहले ये मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर ये मिलता है, इस तरह से मिलता है, और फिर बहुत रेयर लोगों को ये मिलता है। अरे आगे पीछे है, 2 तरह नहीं है, हेड एंड टेल इसका, ठीक है। समझ में आ रही है? आगे क्या बन रहा है इसमें एक अशोक का लाट बनी हुई और एक चक्र बना हुआ, धम चक्र उसमें बना, पत्ती पीपल का पेड़, पीपल की पत्ती है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया ये? अच्छा, हर साल एग्जाम में लगातार जो पद्म अवार्ड्स मिलते हैं तो उन कई लोगों को मिलता है, तो आपको देखना है किसको किसको मिलता है और किस किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। सवाल करंट अफेयर्स से पूछ लिया जाता है, आपको मैज ऑफ फॉलोइंग का सवाल करा लेगा कि बताओ पद्म विभूषण
4 लोगों को मिला है, वो किस किस स्पीड से जुड़े हुए हैं। सर ये मिलिट्री वाले हाँ, अब आ रहा, अब मिलिट्री वाले हैं। मिलिट्री में जिसे हम गैलेंट्री अवार्ड्स कहते हैं, 2 तरह से होता है कि युद्ध की स्थिति में और शांति की स्थिति में। युद्ध की स्थिति में सबसे ऊपर था परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र सेकंड नंबर पे और वीर चक्र तीसरे नंबर पे। ये लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और शांति के समय यानी कि मान लो युद्ध नहीं हो रहा है लेकिन एंटी टेररिज्म के खिलाफ हो रहा है, कहीं हाईजैक कर लिया, कहीं कुछ हो गया, तो जाकर वहां पर जो एक बहादुरी का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिलेगा, सबसे ऊंचा है अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। पीस के टाइम पे, ये पीस के टाइम पे होता है, ये वॉर के टाइम पे होता है। तो वॉर में परमवीर, महावीर और वीर, और पीस के टाइम पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अब हो गया ये तो जीके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, कई बार सवाल पूछते हैं। लेकिन मैं तो भाई पीसीएस पढ़ा हूं, तो मैं तो पूछूंगा आपसे एक सवाल पीसीएस वाले कि अवार्ड को लेकर, टाइटल्स को लेकर संविधान में कौन सा आर्टिकल है? 18। क्या बोलता है वो कि विदाउट परमिशन, विदाउट किसकी परमिशन? राष्ट्रपति की, आप किसी तरह का कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। विदेश से कोई आप नहीं, मतलब सिर्फ एकेडमिक्स ऑफ मिलिट्री, यानी कि पीएचडी की, डॉक्टर की लग गई डिग्री, और आपने मिलिट्री में तो कर्नल, जनरल, मेजर जो आप यूज करते हैं वो लगा लेंगे। लेकिन अगर विदेश में आपको नाइटहुड की मिल रही है, यानी सर की उपाधि मिल रही है, तो ले नहीं जा सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तब। हाँ, ठीक है, तो ये है, ये आर्टिकल 18 से आ गया है, ठीक है। चलो, अवार्ड से जुड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं। इलिया राजा, हु वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा, इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी इन विच फील्ड? इलिया राजा किस फील्ड से जुड़े? अब देखिए, मोदी सरकार ने 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया, और स्पीड से चलूंगा मैं, 4 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया। हमें पता है कि 12 लोगों को राष्ट्रपति के माध्यम से नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, ठीक है, जो कि लगभग 4 फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने 4 लोगों को इस समय किया है। अगर आसपास अभी पेपर कोई होगा तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 4 लोग कौन है? पीटी उषा जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है, इलिया राजा जो म्यूजिक से संबंधित है, नाम बहुत म्यूजिक सुना होगा आपने, ठीक है। एक है आपका विजेंद्र, बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं या आरआरआर के डायरेक्टर हैं, उसके पिताजी और राइटर भी हैं। बाहुबली, आरआरआर जो पिक्चरें लिखी हैं, विजेंद्र, ये विजेंद्र हैं आपके जो उसका नाम क्या है, डायरेक्टर का नाम क्या है, आरआरआर के डायरेक्टर का नाम क्या है? राजामौली। तो राजामौली के फादर ही हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट राइटर हैं, ठीक है, कवि भी हो सकते हैं। और चौथे जो हैं ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, वीरेंद्र हेगड़े, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, तो ये सवाल आपका बन जाएगा। लेकिन सवाल एक और बन सकता है कि किस किस राज्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी है, मैंने बता दिया आपको कि पीटी उषा जो है वो केरल से आती हैं, ठीक है। इलिया राजा तमिलनाडु से, वीरेंद्र हेगड़े जो है कर्नाटक से, और वीरेंद्र प्रसाद जो है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है साउथ में। पॉलिटिक्स कभी भी, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पॉलिटिक्स। आपकी हमारी सोच से बढ़कर है, कुछ भी चीज फालतू नहीं होती है भाई पॉलिटिक्स में, सबके पीछे कोई ना कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। चलिए पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस 2021? अब इंडेक्स वाला आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, अब बहुत पॉपुलर नहीं है, तो सिंपल सा समझ लीजिए कि किस इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस 2021 किया है। तो वो है आपका बी नंबर, कौन सा है? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट 2017। इसने क्या बोला है, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि 80% इंडियन एडल्ट के पास, यानी कि 15 साल से जिसकी, जो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया ना कि वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन डेटाबेस या ग्लोबल फिनटेक्स रिपोर्ट 2017, यानी 17 तो नहीं होगा, 21 वाली आई है रिपोर्ट ना, 21 है, ये थोड़ा सा पुराना हो गया, ठीक है। उसमें किया गया है, तो क्या बोला है कि 80% से ज्यादा लोग जो हैं, यानी कि इंडियन एडल्ट जो कि जिसकी एज 15 साल से ज्यादा है, उनके पास तो बैंक अकाउंट हैं, एज कंपेयर टू 33% जो कि पुराने मतलब 2011 के बेस में था। मतलब कि हमने ये देखा कि इंक्लूजन बढ़ा है। इंक्लूजन मतलब होता है सबको मिला के चलने वाला,
जन धन योजना जो हुई थी, इसका मतलब क्या था कि बैंकिंग सेक्टर सबको इंक्लूड कर सके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्लूजन, ये बार बार आपको आएगा शब्द इंक्लूजन, कि जो सरकार जो भी काम कर रही है, पहला काम हमारे जो पॉलिसीज बनी हमारे देश की, 12 ईयर प्लान जो बना हमारे देश का, तो अगर आप रीड करोगे उससे, तो शुरुआत थी कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री को लगाएंगे, तो फिर आया गरीबी को हटाएंगे, फिर आया डेवलपमेंट पे काम करेंगे। देखिए मैं सोच बता रहा हूँ। और जब आखिरी जो आज का जो फेज चल रहा है पिछले 10-15 साल के अंदर, वो आ रहा है कि इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा। इंक्लूजन किया जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। 80s 90s में बात हो रही ग्रोथ की, 2000 के बाद बात हो रही है इंक्लूसिव ग्रोथ की। दोनों में फर्क है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि जीडीपी में ग्रोथ हो जानी चाहिए, 5% 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, कैसे भी हो जाए, ग्रोथ हो गई, ठीक है। बोला कि कुछ लोग ग्रोथ कर जाएंगे, तो टिकलिंग डाउन इफेक्ट से सबकी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेज भी कम है। सरकार कह रही है कुछ तो अमीर हो जाए, वो बाकी लोगों को देख लेंगे। लेकिन जब सन 2000 के आसपास आया, सरकार के पास रिसोर्सेज आ गए, सरकार थोड़ी सी मजबूत हो गई है, भारत मजबूत हो गया, तो कह रहे कि नहीं यार ग्रोथ से काम चलेगा, अब सबकी ग्रोथ होनी चाहिए, अब जो फायदा हो रहा है वो सब तक फैलना चाहिए। तो फोकस किस पर हो रहा है? इंक्लूसिवनेस के ऊपर हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर हो रहा है, समावेश विकास कहता है हिंदी में, ठीक है। 2012-17 के बीच में जो आया आपका 5 ईयर प्लान, वो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर था उसका, ठीक है। तो ये बार बार आपको वर्ड यूज कर रहा है मेंस के ऊपर। जब ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, ग्रोथ का मतलब क्या भाई? अडानी यार अगर अरबपति बन रहा है तो उसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है मेरी सेहत के ऊपर अडानी का अरबपति बन जाने से? कहने को तो वर्ल्ड का 5वें नंबर का अमीर आदमी है, लेकिन इसमें मेरी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? मेरे लिए क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या मेरी पर कैपिटा इनकम बढ़ी मेरी? तो इस बात को हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। विच कंपनी लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI इनिशिएटिव? किस कंपनी ने किया हुआ है? तो वो है आपका गूगल ने किया हुआ है। गूगल ने SSI एक स्टार्टअप स्कूल इंडिया नाम की योजना स्टार्ट की। तो इंपॉर्टेंट प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव किसने शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए है, लेकिन इससे मैं जोड़ के बात कर रहा हूं कि स्कूल के ऊपर लगातार आपको सवाल पूछे गए हुए हैं योजनाओं के ऊपर, ठीक है। कौन कौन सी योजनाएं जो हैं, गवर्नमेंट स्कीम कौन कौन सी रही हैं? यहां मैंने फिलहाल एक ही डाला हुआ है कि गवर्नमेंट स्कीम फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम, नेशनल स्कीम फॉर इनिशिएटिव फॉर, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको आएगा कि बहुत सारी योजना है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले अभियान, ठीक है ना, ये सब एग्जाम पूछे गए हुए हैं। और यहां तक पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया हुआ है कि लेट 80s में क्या हुआ, अर्ली 90s में कौन सा चला, 90s में, लेट 90s में कौन सा चला, ये आपको रखना है। तो SSI यानी कि स्टार्टअप स्कूल इनिशिएटिव था, वो गूगल ने किया, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जीके का सवाल क्या हो सकता है कि स्कूल से संबंधित कौन कौन से योजनाएं रही हैं पिछले 20-30 साल के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा है। एक क्या ब्लैक बोर्ड योजना चली थी, वो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेंस की बात करते हैं तो राइट टू एजुकेशन की बात हो जाती है, ठीक है। तो राइट टू, आप जैसे कि देखते हैं कि जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 45 के अंदर बोलता है कि 6 साल से नीचे के यानी 0 से 6 साल के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, और 6 से 14 की जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन देगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया वो, ठीक है। फिर कोठारी कमीशन आ गया, उसने रिकमेंड, तो इससे ये सब हम पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कि इससे मैंने इसे दिखाने के लिए बोला है कि एजुकेशन में क्या क्या हुआ, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार की तरफ से, इस 4-5 चीजों में क्या क्या हुआ है, तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा। करंट्स के साथ साथ जीके वाला भी पोर्शन हमारा कवर हो जाए इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन लगातार आते हैं। योजनाओं में पूछ लेगा पता कोठारी कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, तो बता सकोगे एजुकेशन जुड़ा हुआ है, शिक्षा जुड़ा हुआ है। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत रेयर है, फ्रिक्वेंटली बहुत आते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव? 2022 का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी कॉन्क्लेव हुआ, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन हुआ, उसकी मेजबानी कौन करेगा? उसकी मेजबानी बॉन यानी कि आपका जर्मनी करेगा, ठीक है। बॉन एक जगह का नाम है जर्मनी के अंदर, वो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स हो गया कि भाई मीटिंग कॉन्क्लेव कहाँ हो रहा है, लेकिन अगर इसको ज्योग्राफी जोड़ दिया जाए तो क्या रहेगा? तो पहले तो बताओ कि भाई बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जानवर, ठीक है,
अगर मैं आपसे ज्योग्राफी जोड़ के पूछूं कि कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मैं इस बात नहीं कर रहा, फिजिकल, हाँ, कौन से जोन में? ट्रॉपिकल जोन में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, वो क्षेत्र में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि दो चीजें मिलती हैं यहां पर, मॉइस्चर और गर्मी। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर, पानी, नमी और गर्मी रहेगी तो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने में आसानी पड़ती है। तभी आप देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग टेम्परेट जोन के अंदर, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहां पर ठंडा होता जाएगा, तो वहां पर एक ही तरह के जानवर, एक ही तरह के पेड़ दिखाई देगा। तो ये मोटा। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, इससे एनवायरमेंट से जोड़ के, तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया 4 क्षेत्र हैं। एग्जाम में पूछा गया हुआ, कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आपका ये हिमालय से आ गया आपके ये क्षेत्र। हॉटस्पॉट का मतलब है यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो ये संरक्षण देने वाले जगह हैं, बचा के रखनी है। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर मैं से बोलूँ और बोलूँ आपको कि भाई कन्वेंशन कौन सा हुआ है, मीटिंग कौन सी हुई है, क्या मीटिंग हुई है? तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हुई है वो CBD वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट अर्थ समिट। अर्थ समिट में साइन होने के लिए हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन ब्राजील। 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी ना, 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी, 1992 की जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, वहां पर ये हुआ था। और CBD जो है वो इफेक्ट हुआ 1993 में। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो 1993 में ये इसका इफेक्ट में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें लेकर चलनी है, इससे जुड़ी हुई बाकी चीजें भी हम लोग देखते रहेंगे इसके अंदर। चलिए, who was resigned as a union minister of minority affairs? किसने अभी रिजाइन किया हुआ है? किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी ने। ठीक है, ये माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, लेकिन सवाल इन पर नहीं आएगा। सवाल आएगा कि भैया भारत में माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक संविधान के हिसाब से कौन कौन है? कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं इस देश में संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भारत में माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। धर्म के आधार पर हिंदू को छोड़कर जितने भी हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, सब आपके अल्पसंख्यक हैं। और भाषा के आधार पर, यानी आप यूपी में बैठे हुए हो, यहाँ पर मान लो कोई बंदा आ गया तमिलनाडु वाला, तो उसकी संरक्षण करना होगा। या अंडमान निकोबार में जो थोड़े से लोग जो भाषा को वो बोलते हैं, सेनेटल आइलैंड में बोल रहे हैं, वहाँ कुछ बोल रहे हैं, हमें भले समझ में ना आए, तो वो माइनॉरिटीज हो जाएंगे, तो उसका भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपना कल्चर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, छूट दी हुई है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का सवाल है, ये चीज़ है। लेकिन नकवी साहब के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूछेगा, इस तरह से पूछेगा आपसे। मैंने कहा कि करंट अफेयर्स को GS के साथ टच करके पढ़ना है। जो दिख रहा है वो तो पढ़ना है, जो नहीं दिख रहा है वो भी पढ़ना है। मोहम्मद बारकिंडो, who passed away suddenly at the age of 63 years, was Secretary General of which organization? एक मोहम्मद बारकिंडो जो हैं वो एक्सपायर कर गए। वो किस संगठन के सेक्रेटरी जनरल थे? वो थे आपके ओपेक के थे। ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्या था यार? ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग, इसका नाम ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं, यानी कि जहां पर तेल निकलता है, तेल, पेट्रोलियम, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसको हम ओपेक कहते हैं, जो कि कितना तेल निकालना चाहिए और किस रेट पे वो मार्केट में बिकना चाहिए उसको कंट्रोल करती है, ओपेक कहती है। उसके ही ये थे। सवाल आता है कि ओपेक पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इराक हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनीना, गैबन, एंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर। आपसे सवाल पूछेगा कई बार कि मैक्सिमम तो देखिए आपका अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में आ गया। सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसी हैं जो कि इधर हैं, एक है वेनेजुएला और दूसरा इक्वाडोर। ये साउथ अमेरिका में ये लोग। ठीक है, तो वेनेजुएला में बहुत सारा तेल है। आजकल वेनेजुएला की हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिक बहुत खराब हो रखी है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यार इसमें इसके पास बहुत तेल है वेनेजुएला के पास, लेकिन वहां पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट होने के कारण वो तेल निकाल के यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां अमेरिका की पंगा। तो ओपेक बहुत कई बार आता है, पता होना चाहिए क्या चीज है। ठीक है,
विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू एवरी हाउस होल्ड फ्रॉम जुलाई 1? किसने कहा कि बिजली फ्री कर देंगे 1 जुलाई से? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब ने कहा कि हम जो है फ्री कर, यही तो है आप पार्टी का ये होता है। हाँ, फ्री बिजली फ्री देंगे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मुफ्त है, मुफ्त नहीं होता है, समाजवाद सोशलिज्म भी होता है। सरकार कुछ तो दे भैया इस देश को। ठीक है, चलिए, लेकिन हम साइंस से जोड़ के देख लेते हैं। तो आपने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा ही हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट्स जो है किस क्वांटिटी का है, कैपेसिटेंस का, फराड हो गया, चार्ज, ये पूछते हैं आप लोगों से। ये आपका प्री का सवाल हो गया आपका। ठीक है, एक सवाल आ जाएगा आपको। कंडक्टेंस की बात साइमंस है, एनर्जी की जूल है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, इंपीडेंस की ओम है, कंडक्टेंस की हेनरी है, पावर की वॉट है। ठीक है, रेजिस्टेंस की ओम है, ये है, वोल्टेज का वोल्ट है। इस तरह के सवाल आते ही मैं आपको बताने के लिए, अभी इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पर कर दिया। विच सिटी विल होस्ट अ वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023? वर्ल्ड क्लास शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कौन सा कंट्री सिटी करेगी? वो है दिल्ली। दिल्ली जो है वो इस तरह का फेस्टिवल करते। तो फेस्टिवल जो आते रहते हैं यहाँ पर, जो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये सब आपको प्री के सवाल मिल जाएंगे, कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 इंडिजिनियस मुस्लिम कम्युनिटी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने मुस्लिम समुदाय, ठीक है, की पहचान की है किस राज्य में, कि ये जो मुस्लिम समुदाय हैं, ये जो कि 5 समुदाय हैं, छोटे छोटे 5 समुदाय हैं, ये उस राज्य के निवासी हैं। ऐसा किस स्टेट ने कहा है? असम ने कहा है। ठीक है, ये 5 कौन से हैं ये समझ लीजिएगा। गोरियास, मौर्यास, जोलास, गोरिया, मौर्या, जोला, देसी और सैयद। ठीक है, ये क्या है? ये इसका मतलब ये है, ये बात ये हो गई कि जो ये गोरिया, मौर्या, जोला, देसी, सैयद हैं, ये लोग शुरुआत से ही असम में रह रहे हैं। ये लोग माइग्रेट करके नहीं आए हैं, माइग्रेशन करके नहीं आए, ना अंग्रेजों द्वारा, ना 1971 के वॉर के द्वारा कहीं से आए। ये शुरुआत से वहीं रहा करते थे। ठीक है, वहाँ पे किसी वो वहीं के लोकल के निवासी रहा करते थे, ये माइग्रेट करके नहीं आए हैं, ऐसा वहाँ की सरकार ने कहा। क्योंकि जो आप लोग एनआरसी के बारे में सुनते होंगे, तो असम से भी तो एनआरसी हुआ था ना। ठीक है, कि वह जो लोग वहाँ के निवासी नहीं हैं और हो सकता है बांग्लादेशी हों, यही तो बवाल हुआ ना एनआरसी को लेकर। तो असम ने बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये 5 जो कम्युनिटी है ये पहले से ही रह रही है यहाँ पर, ये कहीं से माइग्रेट करके नहीं आए, तो इनको डरने की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, समझ में आ गया? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते जाएंगे आगे। मिशन वात्सल्य विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन बाय विच यूएन मिनिस्ट्री? मिशन वात्सल्य को जो खबरों में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की ये नई योजना है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट। इसने मिशन वात्सल्य को जो किया, इसमें आपका मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 ये सब है, इसी के मतलब इसी विभाग के आते हैं। तो मिशन वात्सल्य है, इसमें बच्चों को और उसके ऊपर औरतों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंगल रेस्पिरेटरी ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट्स टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट वर्ल्ड? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। एक कह रहा सिंगल रेस्पिरेटरी, यानी कि एक विभाग है जिसको ऑथोराइज किया गया है कि वो भारत सरकार का जितना भी डिजिटल प्रोजेक्ट है वो दुनिया के साथ शेयर करेगा। मतलब इसको ऑथोराइज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि भाई जो भी डिजिटल प्रोजेक्ट हो रहा है वो तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारे माध्यम से होगा, मतलब किसी को तो ऑथोराइज किया गया ना। ठीक है, तो किसको किया गया है? वो है indiastate.global को। जैसे आरबीआई होता है, जैसे भारत सरकार किसी को ऑथराइज कर देती है, तो डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लेकर indiastate.global को उन्होंने ऑथराइज कर दिया। ठीक है, indiastate.global को। ठीक है, प्री वाले क्वेश्चन है बहुत, इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर। हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज न्यू शेरपा फॉर द ग्रुप ऑफ 20 आफ्टर पीयूष गोयल? देखिए, जब भी ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग होती है, यानी कि G20 की मीटिंग होती है, G20 की मीटिंग, तो शेरपा जो होता है एक अपॉइंट किया जाता है। शेरपा का मतलब होता है कि जो कि कन्वीनर होगा, हेड होगा, जो कि देखेगा कि किस ये G20 की मीटिंग ठीक से हो जाए, तो उसको शेरपा कहा जाता है। मतलब कन्वीनर जो होता है कि एक बंदा जो
हाँ शेरपा, लेकिन शेरपा को एक हेड भी कहते हैं, ठीक है नेपाली वर्ड, लेकिन शेरपा का मतलब होता है कि जो कि G20 की मीटिंग की ऑथराइज वो देखेगा कि देख रेखेगा कौन कैसा हो रहा है कि नहीं, किसी से अगर कम्युनिकेशन करना है कि भैया फला देश के मिनिस्टर, अब अमेरिका का बंदा राष्ट्रपति आ रहा है तो वो बंदा कौन जो है वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। भाई मोदी तो खड़े नहीं रहेंगे ना वहाँ पे, तो किसी न किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसमें राकेश जो अमिताभ कांत हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, जो ये फॉर्मर नीति आयोग CEO थे, ठीक है, इनको दी गई है, ये शेरपा है ये, ठीक है। बाकी G20 के बारे में जब मीटिंग होगी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए G20 की मीटिंग जब होगी। अभी फिलहाल कहाँ हो रही है, कश्मीर में और लद्दाख में, हाँ ठीक है। तो मीटिंग होती रहती है, ठीक है, देखते अभी जब होगी तो देखेंगे। आई थिंक लद्दाख में करने के मूड में है वो, G7 की मीटिंग वो वहाँ करने के मूड में है कश्मीर में। विच स्टेट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द $300 मिलियन वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट? किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? किसको मिल गई है? वो मिली है आपका छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को 300 मिलियन स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट मिला है, किससे? वर्ल्ड बैंक से ना, वर्ल्ड बैंक फंडेड। देखिए अब समझिए इस बात को, मैं ये सुना रहा हूं, वर्ल्ड बैंक फंडेड। वर्ल्ड बैंक ने छत्तीसगढ़ को स्कूल की एजुकेशन के लिए 300 मिलियन डॉलर दिया। वर्ल्ड बैंक फंडेड, ये समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक, सवाल पूछा गया है यूपीएससी में कि वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो मुख्यतः किस लिए देता है? वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है ना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है वॉन वर्ल्ड बैंक। यानी कि आपको कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा अपने राज्य में, बहुत अच्छी बात है भाई, आपको फंड कर देगा वो। आप देना 30 साल के बाद 30 साल लौटाते रहना, आपका जो दर भी होगी वो कम होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक को इसलिए कहा कि वो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वो फंड करे। आपने कहा कि मैं पुल बनाऊंगा जहाँ से अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, ठीक है भाई, आपको दे दिया, आप 20 साल में लौटा देना इसके अंदर। आपने कहा कि सर वो मैंने ना वो मेरी किस्त बाउंस होने जा रही है, मुझे पैसा चाहिए, नहीं देगा। श्रीलंका वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा सकता, समझना इस बात को। श्रीलंका को पैसे की बहुत कमी है, लेकिन श्रीलंका वर्ल्ड बैंक नहीं जा सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के देता है। श्रीलंका को चाहिए तुरंत पैसा कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके, अपने लिए वो तेल खरीद सके, अपने लिए खाना खरीद सके। अब उसे पुल नहीं बनाना उसको, ठीक है, उसके वो चला गया था चाइना के पास, तभी लूटा पिटा बैठा हुआ है वो, ठीक है। जो छोटे मोटे कर्जे होंगे जो इस तरह की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसके लिए IMF आता है। तो IMF किस तरह कर्जा दे रहा है और वर्ल्ड बैंक किस लिए बेस पे दे रहा है कर्जा, ये पता होना आपको चाहिए। शॉर्ट टर्म के बाकी जरूरत के लिए देता है। और भी लोग भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना ने भी दिया डेवलपमेंट के लिए दिया, कि चाइना की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इसमें अब धीरे धीरे क्या है, इंडिया और चाइना वगैरह कंट्रीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इन पे पूरा यूरोपियंस और अमेरिका का दबाव है। जो अगर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करोगे तो कहेंगे या ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, हम नहीं देंगे आपको। तो आपका जो ब्रिक्स बना या आपका AIIB जो बैंक बना, AIIB वो सब बैंक, सॉफ्ट बैंक है, जापान से पैसा लेते हैं हम लोग, तो इसलिए हम अलग अलग जगह से पैसा लेते हैं कि बहुत सारी शर्तें हम ना माने उन लोगों की, नहीं तो फिर हमारी विदेश नीति, इकोनॉमिक नीति फिर उन्हीं के साथ चलेगी फिर, है ना। ये मेंस था जो मैंने बताया, मेंस है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH इज एसोसिएटेड विद द विच इंस्टीट्यूशन? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन ICH किस संस्थान से संबंधित है? तो वो है आपका यूनेस्को संबंधित है ये आपका, ठीक है। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इंटर गवर्नमेंट कमेटी टू, अच्छा यूनेस्को क्या, देखिए बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस की जो है, बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस की जो है आपकी कमिटीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कमिटीज होती हैं, उसमें हर साल जो है भारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता रहता है, ठीक है। तो वो हर साल कौन कौन सी कमेटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको देखना। देखिए यूनेस्को में जैसे यहाँ पे कन्वेंशन में इंडिया जो है इन्वॉल्व हो गई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो इस तरह के सवाल, UN जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत बनते हैं। Who has been appointed as the president of the Association of Indian University? AIU के लिए नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है आपका? इंडिया बनाया गया आपका सुरंजय दास को AIU, जादव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं सुरंजय दास, उनको AIU का राष्ट्रपति अध्यक्ष बना दिया गया है। पीछे वाला था ये।
हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक संस्था है ये CII। इसका नया राष्ट्रपति बना है, वो बने आर दिनेश। ठीक है, आर दिनेश जो हैं वो TVS बाइक होती है TVS वाली, उसके ही ये वाइस चेयरमैन है, तो उनको ही बनाया दिया गया है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट, ये प्री वाले सवाल है, डायरेक्ट सवाल आएंगे आपको। ठीक है, CII जो है वो इंडस्ट्रीज में कैसे काम करना चाहिए, क्या कारण होना चाहिए, तो सरकार को रिपोर्ट देती रहती है। ठीक है, इसमें उस पर नीति बनती रहती है। प्री वाला सवाल है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। एक किताब है, इस हफ्ते लॉन्च हुई है, उसके कहते हैं कि इस किताब को किसने लिखा हुआ है, तो एक आपकी है ये प्रार्थना बत्रा, उन्होंने किताब लिखी हुई है। तो बुक्स के ऊपर अगर सवाल करके पूछ लिया छोटे मोटे एग्जाम में तो आप लिख सको। ठीक है, ये गेटिंग द ब्रेड द नेक्स्ट वे टू सक्सेस। गोपीनाथ नायर हु वाज पास अवे रिसेंटली, हु वाज द फेमस, एक गोपीनाथ नायर थे जो हाल फिलहाल में भी एक्सपायर करे हैं, तो वो जो थे आपका फ्रीडम फाइटर थे ये, हाँ फ्रीडम स्ट्रगल में रहते, गांधीयन प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो कभी कभी आपको आता है कि फिलहाल में किसकी जो डेथ हुई है वो किस फील्ड से जुड़े हुए सवाल है, इस तरह के सवाल आपको एक सवाल पूछेगा आपसे PCS किसी भी एग्जाम में, तो याद रखिएगा। विच ऑफ, अच्छा गांधीयन आइडियोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये हम लोग GS 4 में जब पढ़ेंगे और जब एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे गांधीयन फिलॉसफी, गांधी की फिलॉसफी क्या क्या है, और गांधी की फिलॉसफी संविधान में क्या क्या है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसमें गांधीयन फिलॉसफी क्या क्या है। ठीक है, कुटीर उद्योग, ठीक है, तो ये सब, हाँ तो ये सब गांधीयन फिलॉसफी सवाल PCS पर भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ा भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल सून लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया राइट टू हेल्थ बिल इन असेंबली। राइट टू हेल्थ बिल, एक बिल पास हुआ है, राइट टू हेल्थ बिल, यानी कि एक ऐसा कानून जिसमें सरकार जो है बंदा अपनी हेल्थ को लेकर अधिकार को प्राप्त कर सकता है। तो राजस्थान ने इसको ये बिल पास किया जा रहा है, जिसमें कि सरकार जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करेंगे ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ का मसला जो है बहुत बता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे पास्ड अवे इन विच ईयर डिड ही रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिंजो आबे आपने नाम सुना होगा, जापान के, उनको वो मीटिंग कर रहे थे, किसने गोली मार दी, वो एक्सपायर हो गए। तो शिंजो आबे को पद्म विभूषण दिया गया, किस वर्ष में दिया गया, वो दिया गया आपका 2021 में दिया गया शिंजो आबे को। ठीक है, लेकिन ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे जुड़ा सवाल ये पूछेगा, में से 100% पूछेगा कि इंडिया और जापान के संबंध शिंजो आबे के टाइम पर कैसे रहे या क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये है मेंस आपका, यहां पढ़ो आप मेंस टॉपिक इंडिया एंड जापान टाइज। तो शिंजो आबे सिर्फ मोदी जी के दोस्त नहीं थे, मोदी से पहले भी वो राष्ट्रपति बन चुके थे, समाज ध्यान रखना। 2 बार 6 और 7 मनमोहन सिंह के साथ काम किया और 12 से 20 में उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया। तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि शिंजो आबे और इंडिया के साथ क्या संबंध है, और उनके साथ जो जब आए तो इसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, बुलेट ट्रेन ला देना या अलग अलग फील्ड में, और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वाड बना, क्वाड QAD, उसकी जो दोबारा स्टार्ट किया वो शिंजो आबे के टाइम पे हुआ। चाइना को काउंटर कैसे किया जाए वो शिंजो आबे के साथ, क्योंकि चाइना की फिलॉसफी को, चाइना की आइडियोलॉजी को शिंजो आबे ने खुलकर विरोध किया इस चीज़ का। और कहीं ना कहीं जो एसेसिनेशन हुआ है शिंजो आबे का, इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी बोला जा रहा है कि है, क्योंकि शिंजो आबे का इन्फ्लुएंस था, भले ही उसने हेल्थ को लेकर अपने रेजिग्नेशन दे दिया था, लेकिन चाइना को लेकर जो जापान में माहौल बन रहा था वो शिंजो आबे उसमें बहुत लीड कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट रहेंगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंस रहेगा। ठीक है, इंडिया जापान टाइज के ऊपर। विच आर द फॉलोइंग स्टेट टू होस्ट 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। नेशनल गेम्स जो होने वाले हैं इंडिया में वो कहाँ होंगे, वो आपके गुजरात में हो रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात में 36वां नेशनल गेम्स है, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, 36वां है, गुजरात के अंदर है। विच आर द फॉलोइंग स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज्य जो जिसमें 13 एक्सप्रेसवेज होंगे कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर 13 एक्सप्रेसवे होंगे, और आज ही दिल्ली से चित्रकूट के बीच में एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन कर दिया है मोदी जी ने। ठीक है, हाँ ठीक है, अब 12 घंटे की यात्रा है जो है 6 घंटे पूरी हो जाएगी, दिल्ली से चित्रकूट। हाँ ठीक है,
ये गेम है, ये बैडमिंटन के ऊपर है, ठीक है। कि रेटनाशॉप इंटरनॉन वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट 22 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। वो कहाँ है? वो है आपकी थाईलैंड की हैं। तो मैंने ऐसे कहा कि हर बार ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, पीसीएस प्री से पहले 3-4 महीने में जो टूर्नामेंट होते हैं वो एग्जाम में आता है, पड़ा 3-4 महीने पहले जो होंगे, ठीक है। लेकिन चलो करंट अफेयर्स बन गया है ये। इंडियन नेवी सीथल फ्लाइट आईएनएस तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। भारतीय नौसेना के सीथल फ्रिगेट आईएनएस तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? अब मिलिट्री जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एयरफोर्स भी करती है, आर्मी भी करती है, नेवी भी करती है। तो पहले तो आपको ये पता है कि जो मिलिट्री जो एक्सरसाइज हो रही है वो कौन सी है, आर्मी वाली है, नेवी वाली है कि एयरफोर्स वाली है। फिर किसके साथ है ये देखना है। तीसरा लेवल पे आता है कि जो बहुत ही अगर बुरी किस्मत आपकी हुई वो पूछ लेगा कि भैया ये फला जहाज इस्तेमाल किए थे वो कौन सी वाली उसमें हुआ था। ये सवाल आ चुका है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आईएनएस तरकश को यूज किया गया, किसके साथ? ये बना आपका कौन सा? सूडान के साथ बना गया, ठीक है। आईएनएस तरकश नहीं, हाँ ठीक है, सूडान के साथ आपका, सूडान नेवी के साथ आपका जो है ये शीतल, ये आपका जहाज है आईएनएस तरकश, ये सूडान के साथ आपकी जो नेवी है, नेवल बेस वहां पर एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ये आप ये देख लीजिए मैप है, क्योंकि जिबूटी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पर। जब मैं आपको इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि ये जिबूटी में इंडियन गवर्नमेंट भी अपना जो है बेस लगाने के मूड में रहती है, ठीक है। चाइना ने तो खैर कर ही रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर अगर बेस लग जाएगा जिबूटी के अंदर, जो कि यहाँ पर है, देखिए बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन इसको ही कंट्रोल कर लेता है ये। तो जो ये तेल की सप्लाई हो रही है अरब से, सऊदी अरब से, यहाँ से, तो ये जो रास्ता जा रहा है इस पे कंट्रोल हो जाएगा। ये सब हो रहा है शांति युद्ध के ना, शांति काल में जो आप पसीना बहाते हो तो युद्ध काल में उतना कम खून बहता है आपका, ये आर्मियों की टैगलाइन होती है। तो शांति काल में जो पार्टनरशिप हो जाएगी तो युद्ध के समय पर वो बहुत काम आ जाएगी। मान लो इंडिया चाइना के बीच अभी लड़ाई नहीं है, 10 साल बाद लड़ाई हो जाए तो ये जो एग्रीमेंट अभी हो रहे हैं तो करना पड़ेगा। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई इंडिया को लड़नी थी, दिसंबर में लड़ाई स्टार्ट हुई, 6 महीने पहले ही इंदिरा गांधी ने वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिया और सभी कंट्रीज के साथ मिलकर संबंध बनाना शुरू कर दिए अच्छे, कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, क्योंकि पता था युद्ध स्टार्ट होगा, सारे जो है वो सारे जो है अमेरिका सपोर्ट करेंगे। तब क्या किया? तब रशिया के साथ एग्रीमेंट किया कि आप और हम एक दूसरे की युद्ध में हेल्प करेंगे। और वो कितना काम आया कि अमेरिका जब लड़ने सपोर्ट करने आया, 7वां बेड़ा उसका, तो रशिया ने अपना बेड़ा भेज दिया था। अगर वो मीटिंग ना करती इंदिरा गांधी, समझो कि हमारा क्या होता है उस मीटिंग लड़ाई में। तो ये जो एग्रीमेंट है इसलिए बड़े काम आपको आते हैं इसमें। ये खास सुनिए, which union ministry identified and published poems, writings and publications that were banned by the British government? किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं, लेखों, प्रकाशनों की पहचान के लिए उन्हें प्रकाशित किया है? ये कौन सा क्वेश्चन है यार, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, खास नहीं है, पढ़ लेना इसको, ये ज़्यादा। अच्छा, भारतीय नेशनल फ्लैग के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा? भारतीय नेशनल फ्लैग के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा? 0% जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये जीएसटी की, ये क्वेश्चन क्यों आया है? जो जीएसटी की दरें जो हैं, जीएसटी की दरें जो रिवाइव हुई हैं उसमें आया है, तो नेशनल फ्लैग पे 0% आपका लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल? मेलबोर्न में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसमें कपिल देव को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा खास नहीं है, खुद भी पढ़ लेंगे ज़्यादा। अब मेन वाला क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा डाले आप लोगों को, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी परसोत्तम रुपाला हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022। अब फर्स्ट है, पहला इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड इन विच सिटी? तो ये सिटी जो है आपका हुआ दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आपकी हुई है, ये आपकी हो रही है, ठीक है। Which country has recently honored the royal families of Indians for providing shelter of its refugees who had fled to the country during World War II? World War II में जब हिटलर ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, तो पोलैंड के कुछ लोग रिफ्यूजी बन गए थे, तो वहाँ पे एक इंडियन राजा ने हेल्प की थी उन 1000 पोलैंड वासियों की।
और उनको पालन पोषण किया, रखा सही। तो अब पोलैंड सरकार ने उनको जो हमारे राजा साहब थे उनको जो है फैसिलिटेट किया है, उनको आभार व्यक्त किया है, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, महाराजा ऑफ जामनगर एंड कोल्हापुर, इन लोगों ने ये इन बच्चों को, देख रहे हो पोलैंड के, तो जब अटैक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो इनकी खान पान और सब रिफ्यूजी को थोड़ा देखभाल किया था। तो पोलैंड सरकार थी है, ठीक है। फटाफट पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा सा देख लेना, लेकिन क्वेश्चन वही है। एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरप्लस चाइना। अच्छा, ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट आई है, भारत कब चाइना को पॉपुलेशन में पीछे कर देगा? तो अगले साल ही कर देगा, अगले 2023 में ही इंडिया जो है नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ और भी सवाल आएंगे, लेकिन मैंने फिलहाल अब करंट अफेयर्स वाला है, क्योंकि इसके इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, कौन आगे बढ़ा, कितना बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर देख लेंगे इस चीज़ को। हु वॉज द विनर ऑफ विंबलडन मेंस एंड वुमेन? तो मेन और वुमेन में जो है, मेंस में आपका नोवाक जोकोविच है और एलेना रिबैकिना जो है कजाकिस्तान की, इन लोगों ने विंबलडन जीता है। विंबलडन टेनिस से जुड़ा हुआ स्पोर्ट्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ, कागना, अरे क्या हो रहा है, कनागना हल्ली जो खबरों में रहा, किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है? एक नया बौद्ध स्थल फाइंड किया गया है जो कि आपका है कर्नाटक के अंदर, ये ठीक है, बौद्ध स्थल बनाया गया। कंगनाहल्ली इज एन एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक है, गलत लिख दिया, कर्नाटक ही है, ठीक है। रिवर्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, कृष्णा रिवर्स है, भीमा है, तुंगभद्रा है, ये रिवर्स हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो कर लेना, अभी फिलहाल छोड़ दो, आप पढ़ लेना, मैं इसलिए डाल देंगे आपको याद रहे। साउथ की रिवर्स कावेरी, पेन्नार, पालर, ये सब रिवर्स के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने इसलिए डाल दिया गोदावरी वगैरह, इंद्रावती, ये सब आपको एक बार ध्यान रहे कि आपको करना है फ्यूचर में। विश्व की खाद्य सुरक्षा पोषण राज्य 2022 की रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? जो हमारा स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है आपका यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है ये। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट वाज इशूड बाय द यूएन एजेंसीज FAO, IFAD, यूनिसेफ, WFP और WHO, इन्होंने किया है। आखिरी क्वेश्चन आई थिंक है, विच इज द इंडियंस थर्ड एंड द मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च रिसेंटली? भारत का तीसरा सबसे हालिया पावर एक्सचेंज कौन सा है? कौन सा है भाई? पढ़ाई हुई हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है ये, ठीक है। ये सब एक और देखिए, एक 94 साल की जो वुमेन है, उन्होंने 100 मीटर रेस वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है भगवती देवी, ठीक है, भगवती देवी 94 साल की, 100 मीटर रेस इन्होंने दौड़ के फर्स्ट प्राइज जीत लिया इन्होंने, ठीक है। सवाल आ जाते हैं इस तरह से, क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन इन विच सिटी? मिड डे मील 1995 में तमिलनाडु में पहली बार इस्तेमाल की गई बच्चों को खाना खाने के लिए लंच के अंदर, ठीक है। तो अक्षय पात्रा एक बहुत बड़ी NGO है जो कि बहुत बड़े बड़े किचन के खाना खिलाती है। तो सरकार का जो मिड डे मील परियोजना है उसको ये इंप्लीमेंट करती है अक्षय पात्रा, ठीक है। तो एक नया खोला इन्होंने, कहाँ खोला है? तो वाराणसी में इन्होंने स्टार्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PCS यूपी PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्षय पात्रा के अलग अलग NGO के अलग अलग सेंटर है ना, मतलब तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यहाँ वहाँ। तो यूपी में वाराणसी के अंदर जो मिड डे मील होगा, बच्चों को खाना मिलेगा, वो अक्षय पात्रा के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। ये होता है, खत्म भाई। बाकी आप लोग आज के लिए इतना ही है इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। कुछ प्री रहा, कुछ मेंस रहा, और कुछ प्री और मेंस दोनों रहा, ठीक है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।